एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है यूट्राइन कैविटी के अलावा कोई दूसरी साइट पर। नॉर्मली फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, लेकिन यूट्रस के अलावा अगर कहीं ओवम इम्प्लांट हो तो उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो नंबर 1 डेफिनेशन की बात करेंगे। व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? Any pregnancy where the fertilized ovum get implanted and develops in the site other than normal uterine cavity। ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी जिसमें फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट हो रहा है नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के अलावा कोई दूसरी साइट्स पर। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी साइट्स है जहां पर फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट हो सकता है। साइट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 एक्स्ट्रा यूट्राइन यानी यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेजेंट होना एक्स्ट्रा यूट्राइन, यानी यूट्रस में होना प्रेगनेंसी लेकिन नॉर्मल यूट्राइन कैविटी में नहीं। यूट्राइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ट्यूबल, नंबर 2 ओवेरियन एंड नंबर ट्यूबल यानी ट्यूब्स में होने वाली, फैलोपियन ट्यूब्स में होने वाली प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट तो 95% जो केसेस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वो ट्यूब्स में मिलते हैं। ट्यूब्स यानी फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट जिसे हम कहते हैं। तो कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में? तो फैलोपियन ट्यूब्स के 4 पार्ट्स होते हैं, हमें पता है। एम्प्यूला, इस्थमस, इंटरस्टिशियल और इनफंडिब्यूलम। तो इन चारों में कहीं पे भी हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब्स में, और ये सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट है। ओके, एम्प्यूला, इस्थमस, इंटरस्टिशियल। अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी होगी तो ओवम जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा इतनी कम स्पेस में। तो फैलोपियन ट्यूब्स में रप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, और एबॉर्शन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट ओवरियन, और थर्ड रहती है एब्डोमिनल। एब्डोमिनल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियम के अंदर भी हो सकती है प्रेगनेंसी, एंड नंबर 2 इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल से बाहर, सो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्टिलाइज ओवम एब्डोमेन में भी इम्प्लांट हो रहा है। एब्डोमेन में इंट्रा पेरिटोनियल भी हो सकता है, पेरिटोनियम के अंदर भी, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल भी हो सकता है, पेरिटोनियम के बाहर भी। नेक्स्ट हो सकता है तो नंबर 1 सर्वाइकल, सबसे नीचे आप देख सकते हैं सर्वाइकल एरिया में भी ओवम जाके इम्प्लांट हो सकता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी करवा सकता है। नंबर 2 एंगुलर, जो एंडोमेट्रिक टिश्यू है, एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू, उसके अंदर भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। नंबर 3 सी सेक्शन होता है, सीजेरियन होता है, तो उसका जो स्कार बचता है वहां पर भी हो सकता है। और नंबर 4 इज कॉर्नुअल, तो इन सभी जगह पर भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो इंसिडेंस बढ़ गए हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1 PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस बढ़ गई है इसलिए भी। नंबर 2 IUCDs, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इनका फेलियर हो जाना, इनके इंसर्शन के टाइम पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाना जिसके कारण इंक्रीज हो गए चांसेस। नंबर 3 ट्यूबल सर्जरीज, ट्यूब्स में सर्जरीज हो रही है फैलोपियन ट्यूब्स में, उसके कारण भी हो सकता है। एंड नंबर 4 ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ये सारी टेक्निक्स यूज होती है जब इनफर्टिलिटी होती है, तो कंसेप्शन करवाने के लिए, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए ये सारी टेक्निक्स यूज की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी, क्या कॉज होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? तो ऐसा कोई भी कारण जिसमें डिले हो रहा है ट्रांसपोर्ट फर्टिलाइज ओवम का ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में पहुंचने के लिए। हमें पता है जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है और फिर इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, तो वो कुछ समय के बाद जाता है यूट्रस के अंदर, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर। अगर ये प्रोसेस लेट हो जाती है तो ओवम वही इम्प्लांट हो जाता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सो नेक्स्ट इज कॉजेस, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो जन्म से ही प्रेजेंट हो ऐसे कॉज जिसे हम कंजेनाइटल कहते हैं, या तो बाद में आए हो जिसे हम एक्वायर्ड कहते हैं, हो सकते हैं। नंबर 1 इज ट्यूबल हाइपोप्लेजिया, ओके। नंबर 2 इज इलोंगेशन हो,
ट्यूब्स का। नंबर 3, एंट्रैप द ओवम ऑन इट्स वे, जो ओवम बनता है उसी को बीच में रोक लिया गया, उसको यूट्रस में जाने नहीं दिया गया। तो ये सारे कॉज हो सकते हैं। ट्यूबल हाइपोप्लेजिया, इलोंगेशन, एंट्रैप द ओवम ऑन इट्स वे। ओके, नेक्स्ट एक्वायर्ड। क्या एक्वायर्ड कॉजेस हो सकते हैं? तो हमने इंसिडेंस में भी देखा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस बढ़ रही है। उसमें भी जो क्लेमिडिया का इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है फीमेल्स में, इसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है। नंबर 2, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो प्रोटेक्ट करता है प्रेगनेंसी होने से, लेकिन कोई कोई केसेस में जब उनका फेलियर हो जाता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। मतलब चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिस्क फैक्टर। ऐसे कौन से लोग रहेंगे जो ससेप्टिबल रहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए? तो ऐसी लेडीज जिनकी एज 35 से 45 ईयर्स की हो, डिलेड प्रेगनेंसी हो, लेट एज में उन्होंने कंसीव किया हो। नंबर 2, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, फ्रीक्वेंटली अबॉर्ट किया गया हो बेबी को। ओके, नंबर 3, बहुत सारी पेल्विक सर्जरीज हुई हो। नंबर 4, सिगरेट स्मोकिंग चांसेस रहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। नंबर 5, इनफर्टिलिटी। ओके, इनफर्टिलिटी है तो ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। ओके, नंबर 6, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस अगर हो या फिर कोई फाइब्रॉइड हो तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज, ऐसे कौन से फैक्टर्स रहते हैं जिनके कारण इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज ओवम का ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो नंबर 1 इज प्री मैच्योर डीजनरेशन ऑफ जोना पेलोसिडा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो एग का स्ट्रक्चर देखा है डायग्राम में, उसमें आउटर मोस्ट लेयर के अंदर जोना पेलोसिडा है, उसका डीजनरेशन हो जाना। नंबर 2, डेसिडुअल रिएक्शन इंक्रीज हो जाना। एंड नंबर 3, ट्यूब्स में एंडोमेट्रियोसिस होना। ओके, सो इन सारे फैक्टर्स के कारण फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फेट, कि क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, क्या होता है फर्टिलाइज ओवम का जो कि यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं और इम्प्लांट हो गया है। तो नंबर 1, या तो वहां पर एबॉर्शन हो जाए, सो ट्यूबल एबॉर्शन, और या तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो उस जगह पर एब्जॉर्ब हो जाए। एंड नंबर 3 इज ट्यूबल रप्चर, कि वो रप्चर ही हो जाए। जो ट्यूबल एबॉर्शन है वो मेनली हमें ऐसी प्रेगनेंसी जो एम्प्यूला में होती है वहां पर मिलता है, और जो ट्यूबल रप्चर है वो कॉमन कहाँ पर है? इस्थमिक रीजन पर। इस्थमस ऑफ फैलोपियन ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी हुई है तो वहाँ मेनली ट्यूबल रप्चर मिलता है, और अगर एम्पुलर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो वहाँ पर ट्यूबल एबॉर्शन मिलता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा है गेस्टेशनल सैक, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि ट्यूब से निकली है। और ये जब रप्चर हो जाती है तो क्या क्या साइंस आते हैं? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट को एकदम ही सडन एब्डोमिनल और पेल्विक पेन होता है, चक्कर आते हैं, डिजीनेस और फेंटिंग होती है। ठीक है, शोल्डर में भी पेन होता है, शोल्डर टिप पेन मिलता है हमें रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जब प्रेगनेंसी रप्चर होती है ब्लड निकलता है बाहर, और ये ब्लड इरिटेट करता है डायफ्राम को। ठीक है, और डायफ्राम और शोल्डर को सेम डोमेटोन्स सप्लाई करते हैं, इसलिए पेन रिफर्ड होता है उस जगह पर। ब्लीडिंग होती है, वॉमिटिंग, नोशिया पेन के साथ मिलता है, लोअर एब्डोमेन में सडनली पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं एब्डोमेन में। ओके, एकदम से रप्चर होता है फैलोपियन ट्यूब्स का तो इसके कारण फेंटिंग होती है, एकदम से चक्कर खा के गिर जाता है पेशेंट, और ब्लीडिंग और पेन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। रहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, तो इसमें हमें क्लासिकल ट्रायड मिलता है। ट्रायड यानी ग्रुप ऑफ 3 सिम्टम्स, जो कि 50% ऑफ पेशेंट्स में मिलता है। नंबर 1, पेन मिलता है लोअर एब्डोमेन और पेल्विक रीजन में। नंबर 2 इज एमेनोरिया, ओके, एब्सेंट ऑफ मेंसेस, क्योंकि प्रेगनेंसी है। ओके, भले से एक्टोपिक है लेकिन प्रेगनेंसी है, इसलिए एमेनोरिया तो मिलेगा ही। नंबर 3, वेजाइनल ब्लीडिंग। ओके, इसके अलावा नोशिया, वॉमिटिंग, फेंटिंग अटैक्स, ये हमने देखा था। ठीक है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी मिलता है ये, और एब्डोमिनल पेन के साथ साथ शोल्डर टिप पेन भी मिलता है।
क्यों? क्योंकि जो ब्लड है एक्यूमुलेट हो गया है डायफ्राम में, और डायफ्राम से सेम डर्मेटोम्स रहते हैं शोल्डर पे भी, इसलिए शोल्डर टिप पेन भी मिलता है। ओके। ऑन एग्जामिनेशन जब पेशेंट को हम एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस मिलता है, पेल मिलता है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो जाता है, हाइपोटेंशन मिलता है और टेकिकार्डिया मिलता है। ओके, हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी का आप सोनोग्राफी रिपोर्ट में देख सकते हैं, ऊपर यूट्रस है और नीचे एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, फीटस जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सोनोग्राफी इज द मेन थिंग। सो हम ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी प्रिफर करते हैं, TVS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। नंबर 2, बीटा HCG ऐसे करते हैं। ओके, बीटा HCG ऐसे करते हैं। नंबर 3, सीरम प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल चेक करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो लेपेरोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लास्टली हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमीडिएट मैनेजमेंट लगता है इसमें। ओके, अगर रप्चर हो गई है प्रेगनेंसी तो सेल्फिंगोटॉमी करना पड़ता है, मिफीप्रिस्टोन जैसी टेबलेट्स जो कि ब्लीडिंग कंट्रोल करती है, मीथोट्रेक्सेट, ओके, DNC भी करना पड़ता है। तो ये सब है मैनेजमेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। So this is all about ectopic pregnancy. I hope you understood the topic.